हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज से हम इन्वायरमेंट स्टडी की एक सीरीज जिसे कि हम रिवीजन सीरीज नाम दे रहे हैं स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज 3 या 4 वीडियोस की होगी। इसमें हम इन्वायरमेंट के पूरे कोर्स को कवर करेंगे जिससे कि कम समय में आप इन्वायरमेंट के पेपर को अच्छे से अच्छा सॉल्व कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो आप जानते हो पर्यावरण की अगर संधि छेद करें तो ये परिधन आवरण है। परि मतलब होता है चारों और आवरण मतलब होता है चारों ओर। परि मतलब चारों ओर और आवरण मतलब होता है घेरा। तो ऐसी चीज जिसने चारों ओर से हम पर घेरा बना रखा है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। तो जीवन की पारिस्थितिकी कार्यों का योग पर्यावरण है, ये कथन किसका है? तो पारिस्थितिकी कारकों का योग है। इस वर्ड को आप याद रखेंगे और यही चीज एच पीटिंग ने कही है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा है, डॉरेन भिर ने पर्यावरण के कारकों को वर्गीकृत किया है। तो इन्होंने पर्यावरण के कारकों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो इसका ऑप्शन चूंकि इन्होंने 7 भागों में वर्गीकृत किया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पर्यावरण के बोध का स्रोत हमें सर्वप्रथम किस साहित्य से प्राप्त होता है, यानी किस साहित्य में हमें ये पता चलता है कि पर्यावरण के बारे में हमें सोचना चाहिए? तो ये हमें यूनानी साहित्य में मिलता है। पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पर देखिए कि जैविक और भौतिक संस्कृतों की अंतरक्रिया, ये बिल्कुल सही है। जल जीव इन लोगों की अंतरक्रिया, ये भी सही है। जीवन संपूर्ण दशाओं का योग है जो व्यक्ति को घेरे हुए, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला है, मनुष्य एक विशेष स्थान, विशेष समय और जिन परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। तो मनुष्य के जीवन से संबंधित जितनी बातें हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ये बात सीसी पार्क ने कही है। लैंडिस ने पर्यावरण को कितने भागों में बांटा है? तो लैंडिस के अकॉर्डिंग पर्यावरण 3 भागों में बटा हुआ है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी नामक पुस्तक के कौन लेखक हैं? तो प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी बुक, जो इकोलॉजी बुक लिखी है वो एजी टांसले ने लिखी हुआ। जलवायु के प्रमुख कारक कौन से हैं? तो जलवायु के प्रमुख कार्यों में सनलाइट है, टेम्परेचर है एंड रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी है, यानी सूर्य प्रकाश, तापमान सही सभी हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पर्यावरण एक वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन किसका है? तो पर्यावरण जब की शक्ति हमें प्रभावित करती है, ये कथन हमारे रोसो नोबे का है, इसलिए हम ए को टिक करेंगे। मृदा की विशेषताएं है। मृदा एक पृथ्वी परत का नाम है, ठीक है। मृदा में पोषक तत्व होते हैं, ये भी ठीक है। नाइट्रोजन कार्बन जब होता है, ये भी ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। पर्यावरण एवं अविभाज्य समष्टि है, इसकी रचना होती है। तो किन चीज़ों से इसकी रचना होती है? तो अगर आप देखें तो पर्यावरण की जो रचना है वो फिजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल, इन तीनों को, यानी जो सोशल, सामाजिक और फिजिकल हमारे तत्व हैं नेचुरल, उन सभी से होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। भौतिक पर्यावरण के तत्व में हमारी क्या चीज़ें आती हैं? तो भौतिक पर्यावरण के तत्व में वो चीज़ें आती हैं जो नेचर ने हमें प्रोवाइड की हैं। इनमें खनिज है, मिट्टियाँ हैं, भूमि के रूप हैं। बस्तियाँ हमें प्रोवाइड नहीं कराई जाती हैं, हम बनाते हैं, इसलिए यही सही हो जाएगा। हैबिटेयर किस भाषा का शब्द है? अब ये हैबिटेयर जो है ये हैबिटेट से लिया गया है और हैबिटेट का अर्थ होता है निवास स्थान। क्या अर्थ होता है इसका? निवास स्थान। तो अगर हम हैबिटेट की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो हैबिटेट शब्द जो लिया गया है, हैबिटेयर, ये लैटिन भाषा का शब्द हैबिटेयर से लिया गया है, हैबिटेट, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में, शिक्षा और पर्यावरण, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। शिक्षा और पर्यावरण के बीच संक्रिया पर्यावरण को जन्म देती है, यानी पर्यावरण एक इंटरेक्शन के फॉर्म में होता है जो हमें दिखाई देता है। ये एच.बी. चित्ती बाबू का कथन है। पर्यावरण का भविष्य का, यानी जो हमारा अर्थ सम्मेलन हुआ था, वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये पर्यावरण का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे हम अर्थ सम्मेलन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भविष्य का, ये फिनलैंड में हुआ था। एनवायरमेंटल एंड बिहेवियर चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी नामक सेमिनार किस विश्वविद्यालय में हुआ है? तो ये विश्वविद्यालय अभी हाल ही में ये
एमपी के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में इस सेमिनार का आयोजन किया गया था। मुख्य रूप से पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं, तो पर्यावरण के कितने प्रकार हैं, इस बात के लिए मुख्य रूप से पर्यावरण के 2 प्रकार हैं, जिसमें कि भौतिक और जैविक पर्यावरण आ जाता है, यानी तत्व आ जाते हैं। हार्ट ने 1981 में पर्यावरण शिक्षा के लिए कितनी विशेषताओं को तैयार किया था, तो हार्ट के अकॉर्डिंग पर्यावरण के लिए 25 विशेषताएं होनी चाहिए, जिस पर उन्होंने काम किया था। विकासशील देशों में पर्यावरण शिक्षा, इस शीर्षक से सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो ये सम्मेलन हमारा नई दिल्ली में हुआ है। मानव के लिए पर्यावरण आवश्यक शिक्षा है। मानव के लिए पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? सामाजिक सुरक्षा चाहिए हमें, वैज्ञानिक विकास होता ही है, पर्यावरण संरक्षण भी होता है, इस तरह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा में आवश्यक है। पर्यावरण शिक्षा में क्या आवश्यक है? हमें उसकी ज्ञान और समझ बिल्कुल जरूरी है, जागरूकता जरूरी है, कौशल भी जरूरी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पर्यावरण भी, डॉरेन फिर ने पर्यावरण के कितने कारक बताए हैं? अब ये डॉरेन फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, इन्होंने पर्यावरण के 7 कारकों का वर्णन किया है। पर्यावरण शिक्षा से विकास होता है किसका? सचेतना का होता है, जागरूकता का होता है, व्यवहारिकता का भी होता है, इन सभी का विकास होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ पर कि डिफरेंट पर्यावरण के पार्ट आपस में इंटरेक्शन करते हैं, वहाँ पर हमें किस चीज़ का उदाहरण मिलता है? तो जहाँ पर कई तरीके के जीव होंगे और जहाँ पर उनमें इंटरेक्शन होगा, उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो जैसे कि आपका तालाब होता है, झील होता है, तो ये चीज़ें पर्यावरण पारिस्थितिकी में आती हैं, इसलिए झील को टिक करेंगे। कृत्रिम पारिस्थितिकी पर्यावरण तंत्र का उदाहरण है। आपको याद रखना है, प्रवाल वृत्ति, वेटलैंड, खेत और तालाब। कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब है जिसे हम खुद से जनरेट कर रहे हैं, खुद से बना रहे हैं। तो कृत्रिम में खेत होता है जहाँ पर कि हम उसको आपस में बनाते हैं, क्योंकि बाकी प्रवाल वृत्ति जो है, वेटलैंड है, तालाब है, ये सब के सब प्राकृतिक पर्यावरण में ही ये अपने आप बनते हैं, इन्हें हमें बनाना नहीं होता, हम केवल खेत को बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का क्या उदाहरण है? कहाँ पर जल तंत्र हमारा लवणीय होता है यानी खारा होता है? तो ये हमारा प्रवाल वृत्ति के दौरान होता है। वन में पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? कवक जो फंगी के नाम से जाना जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र में इसको अपघटन तत्व के रूप में रखा है, यानी ये प्रवाल वृत्ति कवक जो है, ये क्या फंगी का काम करता है और ये डिकम्पोजर्स के तौर पर काम करता है, ये बात ध्यान रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता, ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इसमें क्षेत्रीय आयाम होता है और एक जीवत तंत्र होता है। ये सभी चीज़ें सही हैं, ऑप्शन टी सही हो जाएगा। उत्पादक, उपभोक्ता और उपघटक जीव तीनों मिलकर बनाते हैं, इसको तीनों ही मिलकर होते हैं। इन तीनों को आप क्या कहेंगे? इन तीनों के बारे में अगर ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तो इसे हम जीव भार कहेंगे, बायोलॉजिकल वेट कहेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा आपको याद रखना है, ऐसा व्यक्ति प्राथमिक उपभोक्ता है जो घास को खाता है, यानी जो प्राथमिक तौर पर उपभोक्ता व्यक्ति होगा, जो प्राथमिक उपभोक्ता स्तर है, उसमें हम इनमें से किसी नहीं को टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता में सेब नहीं आएगा, पालक नहीं आएगी और चील भी नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। हम ऐसे चीज़ों को टिक करेंगे। यहाँ पर अगर चील की जगह हमारा घास खाने वाला टिड्डा होता, प्राकृतिक यानी शाकाहारी जीव जो हैं वही केवल पर्यावरण के पहले पार्ट में आते हैं, इसलिए हम ऑप्शन इनमें से कोई नहीं यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि पर्यावरण में उत्पादक के तौर पर हमारे सारे वनस्पतियाँ आती हैं और ये जो शाकाहारी जीव आते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता हैं और जो मांसाहारी जीव हैं वो तृतीयक उपभोक्ता हैं और मानव जो है वो सर्वाहारी जीव में आता है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिपादन किसने किया? तो पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिपादन टांसले महोदय ने किया है। सूक्ष्म जीव और लघु उपभोक्ता किस श्रेणी में आते हैं? तो सूक्ष्म जीव और लघु उपभोक्ता के रूप में हमारे ए और बी दोनों आ रहे हैं, कवक और जीवाणु दोनों इसमें आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा।
हरे पौधे को हम क्या कहते हैं? तो हरे पौधे हमारे उत्पादक के रूप में हैं। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? जैविक और अजैविक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी की वस्तुएं, हमको जो चीज़ें घेरती हैं। तो पर्यावरण का अगर आप परिभाषा देख रहे हैं तो पर्यावरण की परिभाषा में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जैविक और अजैविक घटक मिलकर के हमको ये बताते हैं, और इसलिए हम इसी को टिक करेंगे। पार पारिस्थितिकी तंत्र के में उत्पादक और उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निर्धारित करता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में कितने उत्पादक होंगे, कितने उपभोक्ता होंगे, ये चीज़ जलवायु संबंधी कारक निर्धारित करते हैं। मानव के लिए पर्यावरणीय क्षेत्र आवश्यक है। पर्यावरण के विकास के हेतु, वैज्ञानिक विकास के हेतु, सामाजिक विकास के हेतु, ये सभी सही हो जाएगा। पारितंत्र में होते हैं। किसी पारितंत्र में क्या होते हैं? पारितंत्र क्या है? तो पारितंत्र में आप देखें तो जो पारितंत्र है वो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इसलिए पारितंत्र में जैविक और अजैविक पदार्थ आएंगे। उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आते हैं? मृतोपजीवी, ठीक है, परजीवी, ठीक है, और शाकाहारी, ये सभी के सभी आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पारितंत्र का तत्व है सौर ऊर्जा, जैविक तत्व, भौतिक तत्व, ये सभी हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पृथ्वी की क्षारीयता पीएच मान क्या रहती है? तो पृथ्वी की क्षारीयता पीएच वैल्यू हमेशा आपकी 7 से अधिक रहनी चाहिए। पारितंत्र का मुख्य रूप है प्राकृतिक, मानवीकृत, अंतरिक्ष, ये सभी। तो पारितंत्र के मुख्य रूपों में अगर आप देखें तो इनमें से कहीं पर भी पारितंत्र हो सकता है, इसलिए ये तीनों के तीनों सही हैं, ऑप्शन ये सभी सही हो जाएगा। पारितंत्र में बाज का स्थान है। बाज पारितंत्र में कहाँ पर आता है? तो बाज पारितंत्र में सर्वोच्च उपभोक्ता में आता है, क्योंकि पारतंत्र जो होता है वहाँ पर बाज मांसाहारी के रूप में जाना जाएगा। प्राकृतिक, जिसे हम निक कहते हैं, इसे हम NICHE निके के रूप में जानते हैं। ये ध्यान रखिए, संकल्पना को ग्रीनियंस ने दिया था, इसलिए इसे हम ग्रीनियंस को टिक करेंगे। अगले वैज्ञानिक है तो हैकल, यानी ई हैकल, अर्नेस्ट हैकल, इसके पारितंत्र के प्रतिपादक माने जाते हैं, पारितंत्र शब्द को बताने वाले माने जाते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर श्वसन क्रिया की सर्वाधिक दर होगी। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान बढ़ने पर हमारी जो श्वसन तंत्र है उसकी क्या स्थिति रहेगी? तो हमारा श्वसन तंत्र जो होगा वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा होगी, यानी इससे बढ़ने पर इस जगह पर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे श्वसन तंत्र की जो स्पीड है, जो सिस्टम है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावी और इफेक्टिव होगा। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? तो जीव जंतु, पेड़ पौधे आते हैं, संस्कृति आती है, मकान एवं सड़कें, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है? तो पर्यावरण के घटक में अध्ययन का घटक नहीं है, तो वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल, मानव। तो जो सौरमंडल है वो हमारा पर्यावरण का घटक नहीं है, और ना ही हम इसका अध्ययन पर्यावरण के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि पृथ्वी से रिलेटेड है पर्यावरण, इसलिए बाकी जीवों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य लक्ष्य सर्वप्रथम कब निर्धारित किए गए? तो उद्देश्य लक्ष्यों का निर्धारण 1975 में पहली बार किया गया। पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना शुरू करते हैं, तो पर्यावरण की शिक्षा हम बच्चों को पूर्व माध्यमिक स्तर यानी 6 to 8 के लेवल से देनी शुरू करते हैं। खनिजों से प्राप्त पदार्थ क्या है? तो खनिज वो होता है जो पृथ्वी के नीचे होता है। नमक और फिटकर को हम इसमें रखेंगे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ये हमारी खनिज के रूप में नहीं हैं। तो 51 का हमें सी टिक करना है, नमक और फिटकर। जैव विविधता को नष्ट करने में सर्वाधिक भूमिका किसकी है? सर्वाधिक भूमिका पॉलीथीन की है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट्स है जो डिकम्पोज नहीं होता। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने दिया? तो जैव विविधता शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले डब्ल्यू.जी. रोजन ने किया है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है तो सुंदरबन डेल्टा, जो कि हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, पश्चिम बंगाल में है ये, और ये सबसे बड़ा डेल्टा है। निम्नलिखित में किस स्थान पर ओजोन क्षरण के सर्वप्रथम वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया? यानी ओजोन लेयर से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस की गई वो कहाँ पे की गई? तो वियना कॉन्फ्रेंस हमें ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए याद दिलाती है। कौन ओजोन रिक्तीकरण के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है?
यानी कौन सी गैस ऐसी है जिसको सबसे ज़्यादा हम ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? तो जो क्लोरीन है ये हमारी सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर रिक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ताजमहल का पीलापन किसका प्रभाव है? ये अम्ल वर्षा का प्रभाव है। निम्नलिखित में अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता किसमें होती है? तो अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता हमें प्राथमिक उत्पादक में होती है, क्योंकि प्राथमिक उत्पादक ही सारी चीज़ों को बनाता है। एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? तो पारितंत्र में ऊर्जा के प्रभाव को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो ऊर्जा का प्रभाव हमेशा एक दिशा में होता है और एक ही तरफ ऊर्जा का संचार होता है। किसी समुदाय या प्राकृतिक स्थान के रूप में उसे हम क्या कहते हैं? तो जहाँ पर कोई निश्चित प्रजाति एक उसमें रहती है उसे हम उसका हैबिटेट यानी आवास कहते हैं, जहाँ पर कि वो निवास करता है। तो ये याद रखेंगे। प्राकृतिक अक्षय ऊर्जा का संसाधन कौन सा है? तो अक्षय ऊर्जा का जो संसाधन है वो कोयला नहीं है, पेट्रोल नहीं है, प्रकृति नहीं, बायोमास अच्छे ऊर्जा का संसाधन मिल सकता है। पेड़ पर रहने वाला आर्किड होता है, जो आर्किड पेड़ पर होता है जिसके माध्यम से पर्यावरण में हमें पॉलिनेशन की संभावना होती है, इंटरेक्शन होता है, उसका हमेशा पारस्परिकता के आधार पर संबंध होता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया है। किन उद्देश्यों में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का अभ्यास किया जा रहा है? तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया का अभ्यास जो किया गया है वो हमारे ठंडे देशों में किया जाता है। कौन सी के चयनित प्रजाति है? के चयनित प्रजाति ऐसी प्रजाति जो कि यूनिवर्सल डेटा बुक में के इंडेक्स में आती है। तो इसमें हमें मानव प्रजाति को हम के श्रेणी में रखते हैं। जलीय तंत्र में ऊपरी भाग में होते हैं, तो ऊपरी भाग में नेक्टेन एंड प्लैंकटन होते हैं जो जलीय पौधे होते हैं और ये सबसे नीचे ऊपर तैर रहे होते हैं। पर्यावरण और जैव समुदाय के अनुचक्रण को क्या कहते हैं? यानी जैविक समुदाय और भौतिक समुदाय के अनुचक्रण को हम क्या कहते हैं? जहाँ पर अनुचक्रण हो रहा है तो अनुचक्रण हमेशा हमारा दोनों पदार्थों के बीच में होगा, तो इसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। अनुचक्रण को हम इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। पर्यावरण शिक्षा उपयोगी है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, कॉलेज स्तर पर, सभी स्तर पर। तो सभी स्तर पर प्राथमिक शिक्षा उपयोगी, पर्यावरण शिक्षा उपयोगी है। प्राथमिक शिक्षा पर यद्यपि बच्चे की सोच उतनी नहीं होती है कि हम उसे पारिस्थितिकी और बाकी चीज़ों के बारे में बताएं, लेकिन हमने उससे पानी बचाना, अपने आप को साफ करना, गंदगी न फैलाना, इन चीज़ों के बारे में जागरूक करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। ऑप्शन ये सही होगा। पर्यावरण का तत्व तो क्या नहीं है? बस्तियाँ पर्यावरण का तत्व नहीं है। जैवमंडल में क्या क्या आता है? तो जैवमंडल में मृदा, पानी, हवा, जीवित पदार्थ क्या क्या आता है? तो जैवमंडल को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो सामान्यतया आप ये ना कहें कि जैवमंडल में केवल जीवित पदार्थ हैं। मृदा और सारी चीज़ें जैवमंडल में सम्मिलित है। जैवमंडल में हमेशा ध्यान रखेंगे जीवित पदार्थ सम्मिलित हैं। इसमें उपयुक्त तो सभी नहीं लगाएंगे क्योंकि मिट्टी को हम जैव पदार्थ में नहीं रखेंगे। ये प्राकृतिक पदार्थ है। 10 जून से कौन सा दिवस संबंधित है? 10 जून को हम क्या मनाते हैं? तो 10 जून को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण बना होता है। प्राकृतिक पर्यावरण जलमंडल जैवमंडल सभी से बना होता है। इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट शब्द से बना है। ये किस भाषा का है? तो इन्वायरोनर जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो प्राकृतिक पर्यावरण का संघटक कौन नहीं है? बल, तत्व, प्रक्रियाएं और भूआकार। तो जो भूआकार है ये प्राकृतिक पर्यावरण का तत्व होता है। प्रक्रियाएं होती हैं, तत्व होते हैं। वन फिजिक्स का है, ये भौतिक का है, इसलिए इसको हम यहाँ नहीं रखेंगे। अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट किस शब्द भाषा से बना है? तो अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट अगेन जो बात अभी हम देख रहे थे वो ग्रीक भाषा से बना हुआ है। कौन सा शब्द पर्यावरण देती नहीं है? तो इनमें से कौन? तो अगर आप देखें तो
नीता नारायण, वंदना शिवा, मेधा पाटेकर, निर्मला देशपांडे, इनमें से कौन सी व्यक्तित्व हमारी पर्यावरणविद नहीं है? तो निर्मला देशपांडे पर्यावरणविद नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जिस प्रक्रिया को सम्मिलित नहीं किया जाता वह क्या है? राज्य व्यवस्था, समायोजन, पृथक्करण, पुनरुत्पादन, ये होती है, ये व्यवस्था होती है, ये भी होती है। राज्य व्यवस्था को नहीं किया जाता, इसलिए इसे हम टिक करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस हम 5 जुलाई को मनाते हैं। बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत ईजी है और सबने जाना है, लेकिन इसको आने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि ये पूछा जाता है। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की है? तो भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना जो की गई है वो 1980 में की गई है। पर्यावरण केवल क्षीण नहीं होता वरन क्षतिग्रस्त हो जाता है, ये किसका कथन है? तो पर्यावरण को ये बताने वाले कि पर्यावरण क्षतिग्रस्त हो जाता है, ये हमारे सी मार्क्स हैं और इसलिए हम टिक करेंगे। पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्जात बलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो विवर्तनिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, सौदिक बल, चुंबकीय बल। तो इनमें से कौन सा बल ऐसा है जो प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित नहीं है? तो सौरिक बल जो सोलर सिस्टम पे हमारा बल लगता है वो हमारा इससे संबंधित नहीं है, बाकी सारे बल पर्यावरण से संबंधित है। कौन सा भौतिक पदार्थ का तत्व नहीं है? वस्तुएं भौतिक पदार्थ का तत्व नहीं है। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। पर्यावरण घटकों में आप किसे सम्मिलित करेंगे? तो हम सबको सम्मिलित करेंगे। भौतिक पर्यावरण के तत्व में अमूर्त तत्व कौन सा है? तो अमूर्त तत्व ऐसा है जिसे कि हम नहीं समझते हैं, तो यहाँ पर अब स्थिति अमूर्त तत्व है। सांस्कृतिक वातावरण के भौतिक तत्वों में क्या नहीं शामिल है? तो सांस्कृतिक वातावरण के भौतिक तत्वों में हमारा आवरण सम्मिलित नहीं है, क्योंकि सिंचाई के साधन हमारा आर्थिक साधनों में आ जाता है। भूतल का कितना प्रतिशत जल महासागरीय धारा से संरक्षित है? तो ये जल 71% या 71.6% हमारा पूरा भूतल महासागर से आच्छादित है। पादप और जंतुओं के अस्तित्व के लिए सबसे उचित चीज़ क्या है? तो हमारा जीवमंडल इनके भी सबसे ज़्यादा उचित है। पर्यावरण के घटकों में परस्पर कौन सा संबंध होता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का संबंध पर्यावरण के घटकों में होता है। वातावरण पर्यावरण के भौतिक घटक में निम्नलिखित चीज़ें शामिल हैं। स्थल मंडल शामिल है, जनमंडल शामिल है, वायुमंडल, उपरोक्त सभी शामिल हैं, इसलिए ये हो जाएगा। कौन सा तत्व मुख्यतः पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो इनमें से हम किसको कहें? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन सभी की फुल फॉर्म हमको जाननी होगी। तो ये जो एनजीओ है, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सभी के लिए शामिल हो सकता है और इससे रिलेटेड कहीं पर भी कोई भी चीज़ हो सकती है, इसलिए इसको हम टिक करेंगे। पर्यावरण जागरूकता फैलाई जा रही है। पर्यावरण जागरूकता कैसे फैलाई जा सकती है? सभी माध्यमों से, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर पॉल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 1986 में आया है। 2011 में विश्व की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि कितनी रही है? तो विश्व की जनसंख्या 2001 और 11 के दशक में 1.6% के हिसाब से बढ़ी है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की का आयोजन स्टॉकहोम में हुआ था और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ है। भारत में आपदा प्रबंधन किस वर्ष पारित किया गया है? तो आपदा प्रबंधन एक्ट हमारा 2005 में पारित किया गया है। पर्यावरण में भौतिक कारक, रासायनिक कारक, जैविक कारक सभी आते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कृत्रिम तंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हमारा झील है। तृतीय उपभोक्ता है। तृतीय उपभोक्ता का मतलब क्या हो गया? तृतीय उपभोक्ता का मतलब तीसरे स्तर का उपभोक्ता हो जाएगा, तो वहाँ पर बाज आ जाएगा जो कि नीचे वाले जानवरों को खा रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार के स्तर में वियोजक होते हैं? तो वियोजक होते हैं, यानी वन पारितंत्र में किस स्तर में वियोजक होते हैं? वियोजक आप घटक के रूप में जाने जाते हैं, तो ये हमारे भूमि परत में पाए जाते हैं। पर्यावरण में निम्नलिखित घटकों में आप इसे सम्मिलित करेंगे। जलवायु सभी को सम्मिलित कर दिया जाएगा। खाद्य श्रृंखला में हमेशा हरे पौधे होते हैं, क्योंकि हरे पौधे ही केवल भोजन का निर्माण कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। भूमि, जल, वायु, प्रकाश किस घटक में आते हैं? तो ये सारे के सारे आपके प्राकृतिक घटकों में होंगे।
या अजैविक घटकों में, लेकिन इसे प्राकृतिक बोला जाएगा। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के रूप में हमें क्या मिलता है, तो खाद्य संबंध हमें किस रूप में मिलते हैं, तो खाद्य संबंध हमें एक खाद्य श्रृंखला में मिलते हैं, यानी एक खाद्य श्रृंखला में हमें ये सारी चीज़ें मिलती है। वन विनाश का प्रभाव किस पर पड़ेगा, वन विनाश पर्यावरण पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो वन विनाश का पड़ता है, प्रौद्योगिकी की प्रगति का, चूंकि ये असर करेगी, शहरीकरण, इन सभी का पड़ेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह में थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम और दूसरा नियम दोनों लागू होते हैं, इसलिए आपको ऑप्शन बी सी लगाएंगे। सबसे तेज हवाओं वाला स्थान है अंटार्कटिका। सबसे तेज में से द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, तो द्वितीयक उपभोक्ता, अब जैसे पहले सबसे पहले घास है, तो घास को किसने खाया, घास को मान लेते हैं टिड्डे ने खाया, तो टिड्डा पहला उपभोक्ता हो गया। टिड्डे को मेंढक ने खा लिया, ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। द्वितीयक उपभोक्ता के बाद या मेंढक के बाद टिड्डे को भी सांप खा सकता है, तो सांप और मेंढक ये दोनों के दोनों द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएंगे, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भोपाल गैस कांड किस, तो ये गैस के रिसाव के कारण हुआ था, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। सूर्य के आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को रोकती है, तो कौन सी गैस है जो सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, तो O3 जो है ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। मृदा प्रदूषण का कारण है, तो कीटनाशक कारण है, औद्योगिक कचरा है, सैरो कचरा है, तो ये सभी सही हो जाएगा। वायु प्रदूषक नहीं है, तो भूमिगत जल वायु प्रदूषक नहीं है, जल प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण किसके कारण होता है, तो अगर आप देखें तो कीटाणुनाशक जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अम्लीय वर्षा में क्या होता है, तो अम्लीय वर्षा में H2SO4 होता है और HNO3 भी होता है इसका, और H2CO3 भी होता है, इसलिए आपका उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोरोसिस किस कारण होता है, तो फ्लोरोसिस क्या है, तो जो लिवर फ्लोरोसिस होता है ये हमारा जल प्रदूषण के कारण होता है, गंदे पानी को पीने के कारण। कौन सा नगर गंगा को सर्वाधिक प्रदूषित करता है, तो गंगा के प्रदूषण में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है वो हमारा कानपुर है, क्योंकि कानपुर में टेनरियों के पानी के कारण गंगा का जल सर्वाधिक प्रदूषित होता है। प्लास्टिक रोकने की कौन सी विधि सही है, प्लास्टिक का पुनर्चक्रण या प्रदर्शन, ये सभी विधियाँ सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही मिल जाएगा। सुमेलित करने की बात है, अधिनियम कब कौन सा पारित हुआ, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो हमारा कौन सा सुमेलित नहीं है कहा गया है, तो सुमेलित ना मिलने वाला जो हमारा एक्ट है उस एक्ट में आप देखें तो ये हमारा वायु प्रदूषण एक्ट है, जिसे कि 1981 में लाया गया था, इस कारण इसको हम 74 में नहीं टिक करेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा जैव प्रदूषक का काम करता है, तो विषाणु, बैक्टीरिया, शैवाल, ये सभी जैव प्रदूषण के कारक के रूप में आते हैं। भारत में मुख्यतः वायु प्रदूषण होता है, सभी से होता है, इस कारण इसे टिक करेंगे। वहित मल द्वारा प्रदूषित जलाशय में मछलियाँ क्यों मर जाती हैं, तो मछलियाँ वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे बायो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण को कब महत्व दिया गया, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण को महत्व हमने 1986 में दिया है। वातावरण और पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी तंत्रों का योग है, ये बात किसने कही है, तो जीव और पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र का योग है, ये फिटिंग ने कहा है। पर्यावरण के तत्व ये सभी माने जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है, अगर आप पर्यावरण को पढ़ रहे हैं तो आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाना पड़ेगा, बहु अनुशासनिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा। विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है। किसने कहा कि कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है वो पर्यावरण है, तो अगर कोई चीज़ हमें प्रभावित करती है तो पर्यावरण है, ये कथन गॉस महोदय का है। निम्नलिखित में पर्यावरण की संरचना नहीं है, संकल्पना नहीं है। जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण
उसकी पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना नहीं है। किसने कहा कि वातावरण समस्त बाहरी दशाओं का योग है, यानी जो चीज़ें सारी हैं वो प्रत्येक प्राणी के जीवन विकास पर असर डालती हैं। ये बात किसने कही है? तो इस बात को कहने वाले हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद हैं, वो निकोलस हैं। पर्यावरण ऐसी शिक्षा लोगों के सामाजिक, भौतिक और पारस्परिक पर्यावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। ये कथन किसका है? ये कथन एनसीईआरटी का है। पर्यावरण में वृक्षों का महत्व एक औषधीय रूप में है। ये यानी आप औषधीय रूपम मूड दृष्टिकोण से वेद में है, तो ये कथन हमारा ऋग्वेद से दिया गया है। कौन सा पर्यावरण का अंग नहीं है? तो आम का पेड़, वायु, ओजोन परत, मोटर कार। आम का पेड़ तो मोटर कार पर्यावरण का अंग नहीं है। कौन सा पर्यावरण का हिस्सा है? तो कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो जीव जंतु और पेड़ पौधे पर्यावरण के हिस्से के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर हम अपनी इस सीरीज़ को समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आपको अगर वीडियो से प्रभावित हुए हो या वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, कृपया अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।